पोइट वी हैव जॉन किट्स। तो इसके बारे में ये मशहूर है, आई थिंक आई हैव वंस एडिट, कि ये वो बंदा है जो सबसे, हाँ जी, तो इसके बारे में आई थिंक मैंने कल भी शायद आपको बताया था कि ये पैदा सबसे पहले हुआ। जितने भी रोमांटिक्स थे ना, रोमांटिक पोइट जितने भी थे, उनमें सबसे बाद में पैदा और सबसे पहले ये मर गया था। इनकी बड़ी थोड़ी इसने लाइफ गुजारी है। तो ये छोटे होते ही क्लासिकल और हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट भी था, लेकिन ज़ाहिर है उस टाइम पे इसने कोई ना कोई करियर भी तो चूज़ करना था। तो लिहाजा इस बंदे ने क्या किया, जो एपोथेकेरी होती है उसमें इसने, यानी कि उसका लाइसेंस भी इसको मिल गया था, लेकिन ये काफ़ी देर तक इसी कश्मकश में रहा, इसी टसल में रहता है कि मुझे अपना करियर बनाना चाहिए या मुझे राइटिंग्स शुरू करनी चाहिए। अगर ये राइटिंग्स में आ जाता तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि इसको धड़ पैसे मिलना शुरू हो जाते। तो इसकी जो एक नेचर थी वो लिखने वाली थी। तो इसने कहा कि अगर मैं लिखूंगा नहीं तो अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तो आई थिंक कि इसने एक बड़ी बेहतरीन कोटेशन भी शायद कही होगी कहीं पे, मुझे अब याद नहीं है, कि मेडिसन जो है वो मेरी, शायद आई थिंक इसी की है कि मेडिसन जो है वो मेरी वाइफ है, इस तरह करके ना इसने कोई एक कोटेशन ऐड की थी, या शायद वो किसी और बंदे की है। खैर, लेकिन ये भी जो था मेडिकल की फील्ड में था, तो इसने इसको फिर छोड़ा और फिर ये राइटिंग की तरफ आ गया। तो उसमें आने की वजह से इसका जो एक पॉवर्टी लेवल था वो बहुत बढ़ गया था। ज़ाहिर काम तो कोई कर नहीं रहा था, ऊपर से इसका भाई भी बीमार था, तो उसकी खिदमत करते कराते ये काफ़ी कर्जदार भी हो गया था। और उसके बाद फिर काफ़ी सारी सफरिंग की वजह से ज़ाहिर इसकी डेथ उसकी होनी थी। ओके जी। तो इसकी जो इसके अलावा इसकी काफ़ी सारी जो पोइम्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं, जिसको व्हेन आई हैव फियर्स वाला भी है कि मुझे डर है कि मैं ये सब कुछ कहने से पहले मर जाऊंगा। और उसके अलावा भी इसने काफ़ी सारी चीज़, एक इसने 3 सोनेट्स लिखे हैं, 3 सोनेट्स, और उसमें ये बता, वो भी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है। वो उसमें बता रहा होता है कि जो वीमेन होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं, तो उनमें सबसे बेहतरीन कौन सी होती है, ठीक है। एक तो वो जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो एक जो होती हैं एक फेथफुल होती हैं, तो जो उनकी क्वालिटीज़ बता रहा होता है जी। तो हम जो इसकी राइटिंग्स पढ़ने वाले हैं, हाइपीरियन बाय किट्स, ठीक है। तो ये इसकी जो बुक 1 है सिर्फ वही सिलेबस में, यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल है। तो एक्चुअली इसने एक बहुत बड़ी थीम ले ली थी, और इसका ये ख्याल था कि इसको जस्टिफाई कर पाएगा। लेकिन चूंकि इसकी जो सेहत वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी, या आपको पता है कि वो टीबी का मरीज़ था, तो लिहाजा वो उसको उस तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाया। यानी कि बीमारी के साथ साथ इतना जो इसने एक स्प्लेंडेड किस्म की, जैसे हम उसको पढ़ते हैं मिल्टन की, हम पढ़ते हैं क्या नाम है उसका, पैराडाइज लॉस्ट। तो जिस लेवल पे जाकर उसने लिखी है, बेशक उसमें उसने सैटर्न को ही लगता है कि वो एज ए प्रोटैगनिस्ट पेश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी थीम है वो बड़ी एक ज़बरदस्त थी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने थीम जो ली थी वो ये ली थी, मतलब हम सबको पता है कि ओलंपियंस जो थे, जो फर्स्ट गॉड थे, जो प्राइमरी गॉड्स थे, उनकी लड़ाई हो गई थी। सेकेंडरी गॉड्स दे आर कॉल्ड ओलंपिक गॉड्स, 12 गॉड्स जो हैं वो उसमें फेमस हैं। तो उनके साथ उनकी जो लड़ाई हो गई थी, उसको उसने यहाँ पे ना थीम वो वाली ली थी, वो सब्जेक्ट मैटर लिया था, लेकिन ये कभी भी उसको कंप्लीट नहीं कर पाया, बल्कि इसने 2 दफ़ा उस पर काम भी शुरू किया, लेकिन उसने वो फिर उतना टाइम ना दे सकने की वजह से उसने फिर इसको दोनों को ही अधूरा छोड़ दिया। तो इसके 2 वर्जन हमारे पास पाए जाते हैं, दोनों ही उसने कंप्लीट नहीं किए हैं। तो जो सेकंड वाला था उसमें उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की थी, लेकिन फिर भी उसको सही नहीं कर पाया। तो हाँ जी, तो लैंग्वेज और स्टाइल है हाइपीरियन का जो है, ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त इसका लगा था कि इसने अगर होमर और मिल्टन दोनों मिल के लिखते तो हाइपीरियन बनती। यानी कि इस बंदे का ऐसा दिमाग था। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा था कि अगर कीट्स जो है वो 70-80 साल तक ज़िंदा रहता तो इसने शेक्सपियर को भी मात दे देनी थी। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो आज भी कीट्स के स्टाइल को पसंद नहीं करते हैं। आई डोंट नो हु दे आर, लेकिन वाकई आज के दौर में भी बहुत से क्रिटिक्स ऐसे हैं जो कि कीट्स को आज भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ एक थ्योरी है, शेक्सपियर को तो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो खैर उसका जो स्टाइल है वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसकी जो, अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ी हुई है तो ये बड़ी एक बेहतरीन किस्म की जो है ना इसने चीज़ें पेश की हुई हैं। तो बुक 1 में क्या होता है कि हाइपीरियन जो है, यानी कि हाइपीरियन एक्चुअली ये सन ऑफ गॉड है। तो बुक 1 में हमें ये शो करवाया जाता है कि जो प्राइमरी गॉड्स हैं, जो टाइटन्स हैं, उनकी लड़ाई हुई है, लड़ाई हो चुकी है, ठीक है। अब हमें सिचुएशन दिखाई जा रही है कि जो जुपिटर है वो कहीं पड़ा हुआ है,
और उसकी जो आई थिंक उसकी वाइफ होती है थिया, ठीक है, आई थिंक इसकी वाइफ है, आई थिंक मुझे ठीक याद नहीं आ रहा। तो वो आती है, वो उसको लेके जाती है और उसको कहती है कि आओ हम वहाँ पे चलते हैं, जिनके जितने भी टाइटन्स थे वो कहीं बिखरे पड़े हैं, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मिल जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए जो जहाँ पे सब लोग बाकी भी इकट्ठे हो रहे हैं, जिनके जितने भी डिफीटेड लोग हैं, जहाँ गॉड्स हैं जहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, आओ तो मैं वहाँ पे लेके जाती हूँ। वहाँ पे उसको लेके जाती है, वो सब लोग डिस्कस करते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि हम सब में से अभी तक एक गॉड ऐसा है जिसको डिफीट नहीं किया गया, एंड दैट इज हाइपेरियन द सन ऑफ गॉड्स। तो अब ये जो है शायद यही हमें हमारा जो थ्रोन है वो वापस दिला सकता है। तो जो हाइपेरियन है ये चूँकि अभी रात का टाइम है, तो अभी सुबह इसने अपने शैरिट पे निकलना है, यानी कि शैरिट जो है इसका बग्गी पे बैठ के इसने सूरज को चलाना होता है ना। तो यानी कि हम बीइंग मुस्लिम हमारा ये ख्याल है कि उसको फरिश्ते जो हैं वो चला रहे होते हैं, लेकिन उनके ज़ाहिर है मुझे वैसे ये लगता है, मेरी अपनी परसेप्शन ये है कि जो गॉड गॉडेसेस थे ना उनके, वो गॉड जिसको हम गॉड कहते हैं ना, यानी कि अल्लाह ताला नौज़बिल्ला, वो नहीं थे। मुझे ये लगता है कि जो फरिश्तों को गॉड्स कहा करते थे, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस्लाम को डीपली स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उस टाइम पे जो फरिश्ते जो थे, ये जो थे जिन्नात वगैरह होते थे ना, ये आपको शायद पता होगा कि ये लोग सातों आसमानों तक चले जाया करते थे, ठीक है। तो ये जब हतीस इस्लाम की पैदाइश हुई है तब इनको पहले 4 आसमानों से रोक दिया गया था, तो उसके बाद ये फिर नीचे वाले 3 आसमानों तक फिर भी जाते रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हतीस इस्लाम के यानी कि 2000 साल पहले की बात है, सिर्फ 2000 साल पहले की बात है, जिन्नात जो थे 7 आसमानों की सैर किया करते थे खुलेआम। अब वो कैसे जाते थे और कैसे आते थे वो तो हमें नहीं पता ना, लेकिन वो जाते थे, ये तो पक्की बात है, ठीक है, ये सूरज जिन में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो है, यानी कि मैं वैसे आपको जनरल के तौर पे बता रही हूँ, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को रिलेट करके ये लिटरेचर पढ़ेंगे ना तो यकीन करें आपको चीज़ों की जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है तब इनके लिए 7 दरवाजे बंद किए गए हैं उसके आसमान के, ठीक है। तो खैर यहाँ पे जो है, जो उसने हाइपेरियन ने अपना शेड शुरू करना, यानी कि शेड पे इसने चढ़ के सवार होके इसने सन को पूरे आसमान पे सारा दिन इसने लेके जाना है, इतना 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 इतना, ठीक है। तो हाइपेरियन जो है इसको इसका बाप कहता है कि तुम क्या करो, अपने जो साथी हैं उनकी जाके हेल्प करो। वो कहता है ठीक है, इसका बाप का नाम है सैटर्न। तो ये अपने बाप की बात मानने के लिए कहता है अभी दिन होने में काफ़ी टाइम है, तो मैं अपने दोस्तों से बातचीत करके वापस आ जाऊँगा और दोबारा से जो अपनी ड्यूटी है वो शुरू कर लूँगा। अब यहाँ पे जो बुक 2 है उसमें हमें बुक 2 और 3 में बस शॉर्टकट में ये समझ आती है कि जो जहाँ पे ज़्यूस होता है वो ये फील कर रहा होता है कि मैंने लड़ाई तो की है लेकिन शायद मैं अभी उस काबिल नहीं हूँ, ये सब कुछ। तो यहाँ पे एक गॉडिस आती है तो वो इसको कहती है कि ऐसा नहीं है, ये गॉडिस जो है ये गॉडिस ऑफ मेमोरी है। तो ये इसको कहती है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और बस ये शॉर्टकट में इसकी ये समरी होती है बुक 2 और 3 में। तो बुक 3 जो है वो लाइन 136 पे 136 वो भी लिख रहा था तो वो वहाँ पे छोड़ दी उसने रास्ते में, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको, ये 5th वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द पॉइंट, ये इसमें ये मैंने बात लिखी हुई है, ठीक है, कि 136 जो लाइन है वो उसके दोस्त ने कंप्लीट की थी ताकि अब इसको कंपोज करके तो पब्लिश करवाया जा सके। हाँ जी, थीम जो है इसकी पावर स्ट्रगल है, यानी कि जो बंदा भी है, हर बंदा, चाहे वो गॉड गॉडेसेस हैं, चाहे वो इंसान है, हर बंदा जो है वो कोशिश में है कि हमें पावर मिल जाए। और अगर पावर लॉस हो जाए तो फिर ज़ाहिर है उस पर मोर्निंग भी होगा। ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स है इसमें उन्होंने दिखाया हुआ, ब्यूटी जो है वो उन्होंने बार बार दिखाई हुई है। जो गॉड पहले जो गॉड्स हैं ना, टाइटन्स सॉरी ओलंपियंस जो हैं, वो ये समझ रहे हैं कि जो न्यू गॉड्स हैं, जो टाइटन्स हैं, वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो डिज़र्व करते हैं कि वो थ्रोन पे इन सब चीज़ों पे हक जमाएं। लिहाजा जो लोग जो हैं ओलंपस जो हैं, ये जो जिनको जो बड़े लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं कि ठीक है टाइटन्स को जगह ले लेनी चाहिए, अब हार तो हट चुके हैं हम, तो लिहाजा ये लोग पीछे हो रहे हैं। तो इसने मिथोलॉजी और जो लेजेंड है उस पर उसने जोर भी दिया क्योंकि इसको ये बड़ी पसंद थी चीज़ें, तो लिहाजा उसने उसके बारे में बात की है। हेलेनिस्टिक व्यू आपको इसमें नज़र आएगा। तो टाइटन्स जो हैं इनके नाम मैंने लिखे हैं। जो मेजर गॉड्स हैं ना वो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। क्रोनस है, ओशनस, हाइपेरियन, और ये दरमियान वाले चौथा 5वां, ये नाम हैं भी मुश्किल लेकिन ये आप बेशक ना याद करें। मेनमसाइन और थेमिस आई थिंक हो गए। तो देख लें ये किस चीज़ के गॉड्स या गॉडेसेस थे, ठीक है, छोटा सट्टा लगा लें
PPSC में इसके सवाल आते रहते हैं। उसके बाद है जो हमारे पास हाँ जी रिया, इसका याद कर लें, वाइफ क्रोनस है। ओके जी, तो नाइटिंगेल जो है ये शैली का यहाँ पे मैंने लिखना था शैली लिख दिया मैंने, यहाँ पे हमने कीट्स लिखना था। ओके चलें, वो करेक्शन करके मैं इंशाल्लाह भेजूंगी आपको स्लाइड्स। ओके जी, तो इसमें इस नाइटिंगेल जो है, असल में एक नाइटिंगेल सुबह का टाइम ये बैठा हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो इसने बड़ी प्यारी आवाज़ सुनी नाइटिंगेल की। तो ये अपने भाई की मौत के गम में रो रहा था। तो इसने जब सुना उसको कि कितनी मीठी और दर्द भरी आवाज़ है, तो एक्चुअली में जब आप नाइटिंगेल की आवाज़ सुनेंगे तो वो इतनी आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगी, बल्कि आपको लगेगा कि बड़ी अजीब सी आवाज़ है। तो लेकिन शायद उसको वो अच्छी लगी होगी उस टाइम पे, तो उसने पूरी जो पोएम है उसके पे और जो है उस पर लिख डाला। ठीक है, तो उसमें उसने ज़िंदगी की जो रियलिटीज़ हैं उनसे वो भागना चाह रहा है कि अच्छा इसकी जो किड्स की जो है ना नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेगेटिव कैपेबिलिटी ये होता है कि आप अगर किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में आपका रवैया क्या होता है, आप अपनी हकीकत को भूल जाते हैं या आप उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है किड्स की जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है, किड्स की भी, शेक्सपियर की और फ्रॉस्ट की, इन तीनों की बड़ी जो है ना कंपेरिजन किया जाता है इन तीनों का। तो इसमें इसने जो नाइटिंगेल है उस पर यानी कि एड्रेस किया ज़ाहिर है उसको, वो कितना अच्छा गा रहा है, तो हमारी जो लाइफ है उनसे बेहतर है, सॉरी उनकी लाइफ हमसे बेहतर है। तो वो जो चाहता है कि वो भी अपने जितने भी गम दुख दर्द वगैरह हैं उनसे दूर चला जाए। ज़ाहिर भाई की मौत है और उसको पता है कि मैंने भी आने वाले कुछ सालों में मर जाना है। तो लिहाजा ये जो है उसको नाइटिंगेल को कहता है गुड बाय, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। यानी कि इसको अपनी हकीकत का पता है और यही इसकी जो है यानी कि इसको अपनी लिमिटेशंस का पता है। आप जब भी इसकी पोएम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये नज़र आएगा कि उस चीज़ को प्रेज़ कर रहा है, उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन साथ ही वो ये कहता है कि मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकता। तो यही जो है इसकी नेगेटिव कैपेबिलिटी है कि यानी कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसकी जो ओपनिंग लाइंस हैं वो आपको ये याद होनी चाहिए कि क्या इसने कहा है। माई हार्ट एक इज एंड अ ड्रोजी नमनेस पेन्स, ये इसकी फर्स्ट लाइन जो है आपको कम अज़ कम जरूर याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है ओ टू आग्रेशन अर्न, ये मतलब बड़ा मज़े का इसका जो है ओड है। इसने एक मतलब हकीकत में एक देखा था, उसके ऊपर ये सब कुछ बना हुआ था, उसी को देख के इसको ख्याल आया कि मैं भी इसी को जो है मैं पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो ये इसमें 5 स्टैंजास हैं और हर एक में 10 लाइंस हैं। सो यहाँ पे इसकी कितनी लाइंस बनेंगी, 50 लाइंस बनेंगी। तो इसमें मतलब हर बंदे ने पढ़ा होगा कि उसमें जो है जो चीज़ें बनी हुई हैं कि स्लॉटर करने के लिए गाय को लेके जा रहे हैं और एक कपल है, उसके अलावा जो है दरख्त हैं, कोई बांसुरी बजा रहा है, ये सब कुछ। तो उन सब जो सीनरी है उसको उसने बड़े तरीके से पोर्ट्रेट किया, कंपोज कर दिया, और वो जो इसकी मोर्टैलिटी और इमोर्टैलिटी है उस पर बहस कर रहा है कि ये चीज़ें हमेशा के लिए रहेंगी, लेकिन हम लोग जो हैं इन सब में हम लोग मर चुके होंगे। ठीक है, तो ब्यूटी एंड ट्रूथ यानी कि ओके, ये इसकी जो ओपनिंग लाइन्स हैं, डू स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, डू फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। ठीक है, ये उसने अरुण को कहा है, यानी कि तुम जो हो फोस्टर चाइल्ड किसका हो, साइलेंस का, यानी कि तुम खुद नहीं बोल सकती लेकिन तुम्हें देख देख के हम लोग जो है वो थीम्स वगैरह जो है वो क्रिएट करेंगे। तो ब्यूटी एंड ट्रूथ यानी कि जो इसकी आपने पढ़ा होगा, ट्रूथ इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ये जो है इसमें इसने बड़े अच्छे तरीके से शो ऑफ करवाया हुआ है। तो आर्ट को भी इसने यानी कि अप्रिशिएट किया हुआ है कि बड़ी अच्छी आर्ट की हुई है किसी ने भी। मोर्टैलिटी और इमोर्टैलिटी पे बात की है, यानी कि अपने आप को वो हमेशा ओड टू मेलैंकोली जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसकी यानी कि ये जो है उदास है, तो उस वाले से ये इसने कंपोजिंग की है, तो उदासी से ये बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 3 सेंटेंसेस हैं और हर स्टेंजा में 10 लाइंस हैं। आयम्बिक मेंटामीटर में ये लिखी गई है। तो रीडर जो है वो इसमें इसका एड्रेस ही है, यानी कि रीडर से ये बातचीत कर रहा है। तो ब्यूटी एंड सैडनेस है, ट्रांसाइंस ऑफ जॉय है, कंट्रास्ट बिटवीन प्लेजर एंड पेन,
फाइंडिंग सॉलेक इन मेलैंकली, कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस। तो इन सब पे इसने बात की है। तो इसकी ओपनिंग जो लाइन है, ये 30 लाइन है टोटल इसमें। तो नो नो गॉट नॉट टू लीव नीदर ट्विस्ट वर्ड्स बेन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। ठीक है, जो फर्स्ट लाइन्स हैं हर एक की एक एक दो दो वो याद कर लें। उदासी पे इसने बात की है, उदासी से जो बातचीत कर रहा है। ठीक है, तो ऑटम पे इसने बात की है। जो मेलैंकली है जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि इसकी जो थीम्स हैं, जो इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, वो इतने नहीं PPSC में ना पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और जो ऑटम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सी यूनिवर्सिटी सिलेबस में शामिल है। तो उनका जो फोकस होता है वो उस पर होता है जो चीज़ ज़्यादा बच्चों ने पढ़ी हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बात की है, इसमें 3 स्टैंजाज हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें उसने आटम और सन जो हैं उनको बताया कि वो दोनों क्लोज फ्रेंड है, लिहाजा वो कंस्पायरिंग कर रहे हैं, किसी कंस्पायर कर रहे हैं। मगर हम देख लेते हैं। तो 5 किस्म की इन्होंने साजिशें की हैं। साजिशों में क्या शामिल होगा कि फसलों को किस तरह पकाया जाए, उनको किस तरह से फलों से भर दिया जाए। यानी कि जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें आपको नजर आएगा कि फल पक रहे हैं, सेकंड वाले में नजर आएगा कि उन फलों को इकट्ठा किया जा रहा है, और थर्ड वाले में ये जो ऑटम सीजन है ये हमसे रुखसत हो रहा है। ठीक है, स्टैंजा 1 जो है इसमें आपको यानी कि जो है सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड फैलोफुलनेस क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द सन। अब यहाँ पे दोस्त कौन इसने शो करवाए हैं, सन और जो मिस्ट, यानी कि जो ऑटम सीजन है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये किस चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको ये 2 नजर आ रहा है, टू लोड एंड ब्लेस फ्रूट, एक ये कर रहे हैं, दूसरी टू बेंड विद एप्पल्स, यानी कि जो एप्पल्स हैं उनके जो ट्रीज हैं उनको भर दिया जाएगा फलों से। टू स्वेल द गोड एंड प्लम द हैज़ल शेल्स, तो जो फलों के अंदर जो है वो अखरोट वगैरह जो हैं उनके अंदर भी जो गोदा है वो भरा जाएगा। एंड स्टिल मोर, और टू सेट बडिंग मोर, तो उसमें यानी कि जो फलों में जो न्यू कॉम्पलें आती हैं वो डाली जाएंगी। जो चौथी जो है ना कंस्पायरिंग कर रहे हैं जो लोग, और जो लास्ट वाली है वो क्या है, लिटर फ्लावर्स फॉर द बीज, यानी शहद की मक्खियाँ वो शहद भी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टैंजा 2 में वो इसमें जो हमें ऑटम सीजन है ये एक औरत के रूप में नजर आएगा, पर्सोनिफिकेशन की गई है कि वो कहीं पे थकी हुई सो रही है, कहीं पे वो बैठी हुई है और उसके बाल बिखरे हुए हैं, ये सब कुछ वो आपको दिखाएगा। तो फल यानी के पक चुके हैं और उनको उतार लिया गया है। तो अब जो है वो ऑटम सीजन रुखसत होने वाला है, और वो ये कह रहा है कि वो कहाँ है स्प्रिंग सीजन के जो सॉन्ग्स हैं। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है कि सिर्फ फूल होते हैं, फल नहीं होते हैं उसमें। तो हमारी लाइफ के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फलों की ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत फूलों के। तो वो ये कह रहा है कि उन पे इतना आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो हमारा ऑटम सीज़न है, इनका जो गर्मियों वाला सीज़न है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट टू साइकी है। साइकी जो है असल में इसकी जो कहानी है वो ये है कि साइकी जो है एक मतलब बड़ी खूबसूरत लड़की थी, इसकी 2 बहनें और भी थी। तो ये बहुत इतनी ज़्यादा खूबसूरती के लोग इसको करना शुरू हो गए थे। जो एफ्रोडाइट थी वो इससे जेलस हो जाती है, और इसने इसको एफ्रोडाइट कहा जाता है उसमें ग्रीक में, और वीनस कहा जाता है लैटिन में, यानी कि रोमन में। तो इसने अपने बेटे क्यूपिड को हुक्म दिया कि तुम क्या करो, ये चूंकि गॉड ऑफ लव है, तो जिसको भी तीर लगाता था वो, यानी कि उसको जिससे इसने इसको वो लव इंटरेस्ट बनाना होता था उसको उसका तीर लगा देता था। तो इसने तीर लगाना था लड़की को, लेकिन एक्सीडेंटली ये खुद को लगा देता है। इसकी माँ ने कहा था कि इसको तीर लगाओ कि इसको किसी एक यानी कि पुअर या एक हल्के किस्म के इंसान से इसको मतलब ये इंटरेस्ट शुरू हो जाए, इसमें इसका लव अफेयर हो जाए। लेकिन वो तीर जो है गलती से खुद को लग जाता है इसके, तो ये खुद ही उसके जो है मतलब प्यार में पड़ जाता है। तो यहाँ से फिर जो है वो उससे मिलने भी जाता है हर रोज़। लेकिन ये चूँकि गॉड था तो वो एक ह्यूमन थी, तो उसने उससे वादा किया कि तुम कभी भी मेरा चेहरा देखने की जिद नहीं करोगी। लेकिन ऐसा चलता रहता है। फिर एक दिन उसकी जो बहनें होती हैं उसको कहती हैं कि तुम देखो तो सही वो है कौन, क्योंकि पेशन गोई की गई थी कि इसका जो होगा हस्बैंड होगा वो एक वैशी होगा या एक बीस्ट किस्म का इंसान होगा। तो लिहाजा इसकी बहनें कहती हैं तुम उसको देखो। उसको देखने के चक्कर में एक जब लैंप चलाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा तेल गिर जाता है, और जो कीपिड होता है वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ये फिर उसको ढूंढने के चक्रों में
निकलती है और ढूंढते ढूंढते फिर उसको पता चलता है कि वो तो एक गॉड था। फिर उसकी माँ कहते चढ़ जाती है, अफ्रोडाइट कहते हैं, जैसे 3-4 किस्म उसको टास्क देती है बड़े मुश्किल किस्म के, जो कि ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता। तो ये फिर जो क्यूपिड होता है, जो चुपके चुपके देख रहा होता है, जब अपनी माँ की नाफरमानी भी नहीं कर सकता, लिहाजा ये क्या करता है, उसको हेल्प कर रहा होता है। फिर जो आखिरी टास्क होता है वो बहुत बिटर किस्म का होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो ये फिर ज्यूस की हेल्प करता है, सॉरी उससे रिक्वेस्ट करता है। तो ज्यूस जो होता है वो उससे कहता है कि आप मेरी हेल्प करें ताकि जो बेचारी मेरे पीछे पीछे आ गई है इसको हम रिकवर कर सकें। और फिर वो उसको क्या करते हैं, गॉडिस बना देते हैं उसका वेडिंग गिफ्ट के तौर पे, यानी कि शादी के तोहफे के तौर पे वो उसको गॉडिस बना देते हैं। तो ये इसकी स्टोरी है, उसने उसी को सामने रख के साइकी जो है ये इसने लिखी है। साइकी जो है असल में रूह को कहा जाता है, यानी कि जो इंसान की सोल होती है उसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसने किस चीज़ पे बात की है कि यानी कि जो साइकी जो है इंसान की जो नेचर है एक। तो जो प्रोटैगनिस्ट है इट इज़ विक्टर फ्रैंकनस्टीन। तो कहानी जो है वो ये जो क्रीचर इसने बनाई है उसका नाम तो इसमें नहीं बताया उन्होंने एक्चुअली, लेकिन जो फ्रैंकनस्टीन मॉन्स्टर के नाम से उसको याद किया जाएगा। और एलिजबेथ ये वो लड़की जिससे इसकी शादी होनी होती है। और हेनरी क्लैवरल है ये जो उसका कॉलेज कंपेनियन होता है। और उसके बाद रॉबर्ट वाल्टन है। चलें आगे जैसे जैसे आते जाते हैं हम इसको देखते जाएंगे। तो सिनॉप्सिस में इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब नावल शुरू होता है तो एक बंदा है कैप्टन रॉबर्ट वाल्टन। ये क्या करता है कि अपनी सिस्टर होती है, ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा होता है, अंटार्कटिका की तरफ। और ये अपनी सिस्टर को बता रहा होता है कि सॉरी अंटार्कटिका की तरफ नहीं जा रहे होते, वो तो साउथ पोल में है। तो ये अपनी सिस्टर को बता रहे होते हैं वो साउथ पोल में है। यस, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो रियली सॉरी। तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और ये अपनी सिस्टर को बताता है कि यहाँ पे यानी कि मुझे एक दोस्त की तलाश है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला हूँ, ये सब कुछ, क्योंकि इसको शौक होता है उस तरफ जाने का और डिस्कवरी वगैरह का शौक होता है इसको। तो जो अपनी सिस्टर को बता रहा होता है कि यहाँ पे एटलीस्ट मुझे एक लेटर्स के थ्रू उसको मुझे बता रहा है कि पहले मैं अकेला हूँ और फिर ये बताता है कि मुझे एक यहाँ पे बंदा मिला है जिसका नाम विक्टर फ्रैंकनस्टीन है। और जो है ये एक ऐसे मॉन्स्टर की तलाश में निकला हुआ है जिसको इसने खुद बनाया था। तो जितनी भी ये स्टोरी है हमें लेटर्स के थ्रू ही पता चलेगी, जो अपनी सिस्टर के नाम ये लिख रहा है। तो जिसको बताता है वो अपनी स्टोरी फिर जिसको बता रहा होता है कि छोटे होते जो है वो क्या था, जिनेवा जो है वहाँ स्विट्ज़रलैंड में यहाँ पे ये रहता था। तो इनकी फैमिली जो है ज़रा काफ़ी अच्छी फैमिली थी, लिहाजा इन लोगों ने काफ़ी सारे जो बच्चे थे वो अडॉप्ट किए हुए थे। उनमें से एक बच्ची थी एलिजबेथ, ठीक है। तो एलिजबेथ जो है ये उससे काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव भी था। तो उस दौरान फिर क्या होता है कि तो यहाँ पे क्या होता है कि जो उसकी मदर होती है लड़के की, जिनके विक्टर लड़का तो नहीं है, हर आदमी है, विक्टर जो है इसकी वालदा की डेथ हो जाती है। तो ये फिर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। तो ये जब यूनिवर्सिटी में वापस जाता है तो ये फिर क्या करता है कि अपनी माँ की चूँकि डेथ के सदमे में होता है, तो ये कोशिश करता है कि मैं अब क्या करूँगा, एक क्रिएचर ऐसी बनाऊँगा जो कि जिसमें मैं खुद रूप होंग सकूँ। और फिर इसी वो एक्सपेरिमेंट्स में वो ये भी सोच रहा होता है कि मैं एक ऐसी महलूक बनाऊंगा, फिर मैं उनका गॉड बन जाऊंगा, ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। करते करते ये काफ़ी सारा टाइम जो है अपने अपार्टमेंट में गुजारता है। और एक दिन फिर काफ़ी मतलब इसको सीक्रेट पता चल जाते हैं कि जान कैसे डाली जाती है, ठीक है। तो मतलब ये सीक्रेट वो जब जान लेता है तो फिर एक जो क्रिएचर वो बनाता है वो अच्छी नहीं बनती, वो एक मॉन्स्टर बन जाती है। तो ये जो होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है और बल्कि अपने अपार्टमेंट को छोड़ के भी आ जाता है। जब ये दोबारा जाता है तो मतलब इसको देख खुद भी डर लग रहा होता है कि ये मैंने क्या बना दिया है। लेकिन फिर ये क्या करता है कि वापस जाता है इनके आई थिंक अपने घर जाता है या कहीं और जगह पे जाता है। तो वहाँ पे जाकर आई थिंक अपने घर जाता है, वहाँ पे जाकर जो बीमार हो जाता है और फिर उसको पता चलता है कि जो इसका भाई है उसकी डेथ हो गई है। तो इसको पता चलता है कि जो उसकी डेथ हुई है वो तो मोस्ट नहीं की है, लेकिन उसका जो सारा ब्लेम होता है वो डाल दिया जाता है, इनके घर की एक मुलाजमा होती है उस पर डाल दिया जाता है। इसको काफ़ी बुरा लग रहा होता है, वो बड़ी स्ट्रगल भी करता है उस औरत को किस तरीके से बचा लिया जाए, क्योंकि ये अगर कहता कि मेरे मॉन्स्टर की वजह से सब कुछ हुआ है तो किसी ने इसकी बात ही नहीं माननी थी, क्योंकि लोगों ने यकीन ही नहीं करना था कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो किस तरह से एक मतलब नेक्स्ट जानदार चीज़ बना सकते हैं। तो ये बड़ी कोशिश करता है कि किस तरीके से वो औरत बच जाए, वो लड़की बच जाए, लेकिन वो नहीं बचती और वो मर जाती है। फिर जब दोबारा जाता है वहाँ पे तो
ये सैर पे कहीं चला जाता है, वहाँ पे भी जो होता है मोन्स्टर जो इसके पीछे पीछे चलता इसको ढूंढ रहा होता है, अपने क्रिएटर को ढूंढ रहा था एक्चुअली। वो इसके पीछे आ जाता है और वो फिर इसको देख के जो विक्टर होता है उसको देख डर भी जाता है। वो फिर उसको कहता है कि मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुमने मुझे बना के छोड़ दिया है। तो ये इसमें रिलीजियस थीम भी इसमें ना आ रही है एक्चुअली। तो तुमने मुझे बना के छोड़ दिया, तो अब मैं कहाँ पे जाऊँ। तो वो फिर उसको कहता है, उसका तरले शरले करता है कि तुम ऐसा करो, एक मेरे लिए फीमेल जो क्रिएचर फीमेल जो है ना वो भी बना दो। वो कहता है ठीक है, फीमेल मैं बना देता हूँ। लेकिन वो जब बनाना शुरू करता है फिर उसको ख्याल आता है कि अगर मैंने ये बना दी तो ये दोनों ज़ाहिर जनरेशंस बनाएंगे अपनी, तो ये तो ह्यूमन के लिए बहुत बुरा होगा। ये क्या करता है फिर कि वो बाहर खड़ा होकर ना खिड़की में देख रहा होता है कि मेरी एक ज़ाहिर है एक कपल बन रहा है मेरा, तो उसके साथ मैं लाइफ गुजारूंगा पूरा। वो ज़ाहिर उसने ख्वाब वगैरह देखे होते हैं कि चलो हम अपनी एक पूरी हुकूमत वगैरह करेंगे इनके प्लानट पे। तो लेकिन इसको जब ख्याल आता है कि ये तो मैं एक बहुत गलत काम कर रहा हूँ, तो विक्टर जो होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उसको डिस्ट्रॉय जब करता है तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ जाता है कि जिसने क्या किया है। तो उस दौरान जो होता है वो उसको दरिया में मतलब उसके पुर्जे जो होते हैं वो दरिया में डालने के लेके जा रहा होता है जो उसके लिम्स होते हैं। तो तभी उसको पुलिस पकड़ लेती है और फिर कत्ल के केस में उसको पकड़ लेते हैं। फिर जब इसका जो फादर होता है वो उसको आके बचा लेता है और जो क्रिएटर होता है वो फिर इसको कहता है कि मैं तुमसे इसका बदला लूँगा। फिर एलिजाबेथ से इसकी शादी जो होती है वो तय पा जाती है। लेकिन शादी की रात ही वो क्रीचर क्या करता है, इसको मार देता है, उसकी एलिजाबेथ को मार देता है। इसको नहीं मारता, एलिजाबेथ को मारता है ताकि उसको पता चले कि आपकी किसी प्यारे की जब मौत होती है तो उसमें फीलिंग्स क्या होती हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे 4 लोगों की डेथ हुई है। सॉरी, इसको उस फीमेल क्रिएचर को मारने की वजह से नहीं पकड़ा जाता, बल्कि एक और इनका बड़ा करीबी बंदा होता है उसकी डेथ हो जाती है। इसका दोस्त होता है उसको जो मार देता है तो उसका इल्ज़ाम इस पे आ जाता है। तो इस तरह जो इसमें टोटल देखा जाए तो तकरीबन 5 जो है मौतें हुई हैं। एक तो जिनकी मुलाजमा होती है, सॉरी इसका जो भाई है मुलाजमा है, फिर जो फीमेल क्रिएचर जिसने बनाई थी वो भी तकरीबन बन गई थी जिसको इसने मारा, और उसके बाद जो था ये इसका दोस्त और इसकी एक जो फियांसी थी, आई थिंक उसकी शादी हो जाती है इनकी। तो इस तरह ये जो है ये विक्टर जो है ये फिर निकला होता है एक मिशन पे कि मैं अब क्या करूँगा, इसको ढूंढूंगा और उसको मारूंगा। तो ये इसी तलाश में फिर यानी कि फिर वो विक्टर जो है अब इसके बाद इसको मिल गया, उन्होंने इसको डिस्कवर कर लिया, इसको रेस्क्यू कर लिया है। तो यहीं पे जो क्रिएचर होता है वो भी फिर आता है और इसको ये जो होता है जो विक्टर है ये भी मर जाता है और जो क्रिएटर है वो भी खुद को मार लेता है कि मेरा यहाँ पे रहने का क्या काम है। तो ये एक शॉर्ट में स्टोरी है। जब आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो गॉथिक एलिमेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें देखने को मिलेंगे। ज़ाहिर जो चीज़ इसने बनाई है वो 8 फुट की महलूक है, तो उसका जो फेस है वो भी बड़ा मतलब अजीब किस्म का है। तो वो देखने में तो ज़ाहिर है मतलब खौफनाक लगता होगा ना। तो जो फ्रैंकेनस्टीन है ये एक बड़ा बेहतरीन नावल रहा है। आज भी इस पर काफ़ी सारी जो अडेप्टेशंस हैं, मूवीज़ हैं, ड्रामाज बन चुके हैं इस पर। तो थीम जो है इसमें यानी कि इंसान की जो होती है एक फितरत होती है कि ज़्यादा से इल्म हासिल करूँ, वो जो है इंसान के लिए अगर आप एक खास बाउंड्री से आगे चले जाते हैं तो वो भी इंसान के लिए ख़तरा हो सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है उसने कई जगहों पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ा, ठीक है। नेचर इज नर्चर, नेचर होता है कि इंसान जो कुदरत है और नर्चर होता है जो उसकी देखभाल की जाती है। तो अगर हम बच्चों को ऐसे छोड़ देंगे खुले माहौल में तो कोई भी उनको किसी भी तरीके से नर्चर कर सकता है। आइसोलेशन एलियनेशन है, तो ये जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है और जिसकी क्रिएचर होती है वो दोनों ही जगह पे अलग अलग जगहों पे लॉनलीनेस और नेशन की जो फीलिंग्स उनमें आ रही होती हैं। मॉन्ट्रोसिटी एंड ह्यूमैनिटी, तो उस टाइम पे जो यानी कि हो रहे थे, यानी कि जो एक्चुअली में गॉथिक नावल नहीं है मेरे नज़दीक जो है, लेकिन इसने उस टाइम पे जो सटायर थे ना मुझे लगता है उस पर भी इसने बड़ा हिट किया है मैरी शैले ने। ज़ाहिर है इसका फादर, इसका हस्बैंड, इसकी मदर सब पढ़े लिखे लोग थे, जो खुद भी जो थी बड़ी पढ़ी लिखी थी। तो इसने एक गॉथिक नावल के रूप में इसने अपने माशरे की जो बुराइयां थी उनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जब आप इस तरह के काम